दोस्तों, वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करते रहिए। अगले साल हमें एक सरकारी सीट चाहिए दोस्तों। सभी शिक्षक बंधुओं को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत अभिनंदन है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल, जहां पर आपको शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, यानी सिलेक्शन की बात की जाती है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न देखेंगे आपके संस्कृत सिलेबस के। आपके सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। व्याकरण प्लस पेडागोजी की बात करेंगे, यानी आपके शिक्षण शास्त्र के बेहतरीन 15 प्रश्न रहेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और व्याकरण के बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपका रहेगा जैसे आपके पद्यांश में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 21वीं क्लास है और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे हम शिक्षण शास्त्र यानी कि संस्कृत पेडागोजी का पहला प्रश्न देखेंगे। और ये वह प्रश्न है जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है या आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करोति यति प्रत्येक शिशु। दोस्तों, प्रत्येक शिशु में, प्रत्येक बच्चे में शिक्षा अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? हिंदी माध्यमेन अध्ययन करोति, हिंदी माध्यम में अध्ययन करना। अष्टम कक्षा पर्यंत मातृभाषा अध्ययन करोति। अष्टम कक्षा के क्या दिया है? अष्टम कक्षा अपर्यंत मातृभाषा अध्ययन करोति, यानी अष्टम कक्षा के बाद जो है आपका मातृभाषा में अध्ययन करना चाहिए, यानी कि 8वीं कक्षा तक जो है बच्चों में प्रत्येक शिशु को अपनी मातृभाषा में अध्ययन करना चाहिए। अष्टम कक्षा पर्यंत अंगल भाषा माध्यमेन अध्ययन करोति, अष्टम कक्षा तक अंगल भाषा के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। अष्टम कक्षा पर्यंत राजस्व भाषा अध्ययनम करोति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आपका है, ठीक है, एनसीईआरटी जो है आपका, उसके यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शिशु जो है अष्टम कक्षा पर्यंत मातृभाषा अध्ययन करोति, यानी 8वीं तक जो है अपनी मातृभाषा में अध्ययन करेंगे। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भाषा अवगुणे परीक्षणे चा प्रत्यधारय इदम निर्दिशति। जो आप पत्रधारय मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो संबंधित है, ठीक है। तो भाषा अवगमने जो परीक्षण होता है और आपका पत्रधारय यानी पोर्टफोलियो होता है, इदम निर्दिशति क्या निर्देशित करता है? मौखिक परीक्षा को निर्देशित करता है। विद्यार्थी नाम आवागमन अवृद्धि सूचकम कार्य संग्रहम निश्चित काल के लिए आपका निर्देशित करता है। तो भाषा अवगमन परीक्षण जो होता है आपका पोर्टफोलियो होता है, वह यह निर्देशित करता है कि विद्यार्थी नाम अवगमन अभिवृद्धि सूचकम कार्य संग्रहण निश्चित काले। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में जो है आगमन अभिवृद्धि सूचकम में कार्य संग्रहण के लिए एक निश्चित काल यानी निश्चित अवधि रहता है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग राष्ट्र निर्माता में सहयोग होते हैं। दोस्तों, सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके, ये दुआ जरूर मांगना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी सब्सक्राइबर भाई बहन को मेरा सलाम है, बहुत बहुत अभिनंदन है सब्सक्राइब करने के लिए। प्रश्न यह है, कक्षायाम उच्च श्रेणीण वाचन समय एकैः छात्राः एकत्र उच्चारणगत त्रुटि करोति तत्र शिक्षकः। देखिए दोस्तों, कक्षा में जो है उच्च स्वरेण वाचन समय, एक छात्र जो है कक्षा में उच्च स्वर के वाचन के समय यानी कि उच्च स्वर में बोलता है, ऊंची आवाज में बोलते समय जो है एकत्र उच्चारणगत त्रुटिम करोति, एक उच्चारण में क्या है? त्रुटि करता है, ठीक है। तब शिक्षक तत्र शिक्षक है, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तब शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो शिक्षक को यह करना चाहिए, क्या है? दृष्टांता नाम उपस्थापन द्वारा शुद्ध उच्चारण वदति। देखिए, दृष्टा नाम ने देखते हुए उपस्थापन द्वारा, ठीक है, उस देखते हुए जो बच्चा वहाँ पे क्या है वाचन उच्च स्वर में बोलता है और वह त्रुटि करता है, तो उसको शुद्ध उच्चारण करने के लिए बोलेंगे कि आप ऐसा करिए। जैसे आप मान लीजिए कोई भी शब्द आ गया, आ गया कि ये छात्रम लिखा हुआ है, ठीक है, छात्रम, और इसको बोलता छात्र क्या बोल देता है? छात्र ही बोल देता है, छात्र बोल देता है, ठीक है। तो आपको शिक्षक कर्तव्य है कि आपको जब छात्रम लिखा है और बच्चा छात्र बोल रहा है, तो आपको वहाँ पे बोलना है, शुद्ध उच्चारण करना कि आपको छात्रम लिखा हुआ आप छात्रम बोलिए, बच्चों को बोलना है, ठीक है।
तो शुद्ध उच्चारण के लिए आप लोग उसको बोलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, लाजवाब प्रश्न है। और लाजवाब प्रश्न के लिए दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, क्योंकि अगले साल हमें सरकारी सीट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही मेहनत आप लोग, भाभी अध्यापक सभी लोग आप लोग टीचर होंगे, उम्मीद यही है, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, ठीक है, प्राइवेट टीचर होंगे, तो आप लोग इतना समय दे पाते हैं हमारी क्लासेज के लिए, हमारे वीडियोज़ के लिए, हमारे चैनल के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। प्रश्न यह है दोस्तों, वृक्षारोपणम इति विषयम अधिकृत चतुर्थ कक्षायाः संस्कृत विषयस्य छात्राणां पठितुं शिक्षकस्य कृते अधोलिखितेषु कतमः मार्गः सर्वोत्तम स्यात्। यानी कि यह पूछा गया है कि वृक्षारोपण इति विषयम, देखिए वृक्षारोपण का एक विषय है, उसके अधिकृत में चतुर्थ कक्षायाः संस्कृत विषयस्य, देखिए चतुर्थ कक्षा में संस्कृत विषय के छात्र जो है इस वृक्षारोपण के विषय को पठितुम यानी कि पढ़ते हैं। शिक्षकस्य कृते अधोलिखितेषु कतमः मार्गः सर्वोत्तम स्यात्, शिक्षक के लिए जो है इनमें से कौन सा मार्ग सर्वोत्तम होगा। देखिए एतद् विषय सूचनानां संग्रहं कर्तुं छात्राणां प्रेयते, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों वृक्षारोपण का विषय है, देखिए समझ के जाइए, एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट में समझ रहे हैं 2 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आप ऐसा समझ के जाइए कि एग्जाम में आए तो भैया 1 नंबर हमारा पक्का हो, कन्फर्म हो, ठीक है। तो वृक्षारोपण इति विषय विषयक अधिकृत, देखिए चतुर्थ कक्षा के बालक बालिकाएं हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं वृक्षारोपण का एक विषय, छात्र जो है संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक का कृते अधोलिखित, शिक्षक को क्या करना है, इनमें से कतमः मार्गम सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है, शिक्षक क्या करेंगे, तो सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा, एतद विषय सूचना नाम संग्रहण कर्तु छात्रान पेते, इस विषय एतद विषय यानी कि वृक्षारोपण का जो विषय है, सूचना संग्रह, इन सभी को सूचना संग्रह करना, वृक्षों के बारे में बताना, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं, ऐसी सारी चीज़ें बताना, वृक्ष से संबंधित, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, ये छात्रों के लिए प्रेरित करना है पहले, ठीक है, इस विषय के बारे में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगला प्रश्न लाजवाब है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न को देखकर यहाँ आप लोग भी आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रचनात्मक मूल्यांकन हम कहते हैं, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है, सतत मूल्यांकन रूप के द्वारा किया जाता है, सत्रांत के द्वारा, सत्रादऊ के द्वारा, या 21 पाठस या पाठन समय के द्वारा। दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन रूपेण क्रियते, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी सीटेट आपके 2015 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी लेवल में पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न यह है, भाषायाः कक्षायां कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तुम न शक्यते। देखिए दोस्तों भाषा की कक्षा में जो है कथा कथन यानी बोलते समय एक पद्धति रूप का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन सी पद्धति रूप का प्रयोग नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है, यानी संभावित आपके MP टेट, UP टेट, सी टेट में आ चुका है, तो सी टेट में भी है, MP टेट के लिए भी है, UP टेट के लिए भी, तो स्पेशल MP टेट की तैयारी चल रही है। तो भाषायाः कक्षायाम कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तुम न सकते, कौन सी भाषा की कक्षा में कथा कथन यानी बोलते समय एक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों केवलम नैतिक शिक्षण कृते यह कर सकते हैं, पठन कौशल अध्यापन करते ये भी कर सकते हैं, श्रवण भाषणम बोधनस्य कृते, देखिए श्रवण कौशल भाषण कौशल का बोध कर सकते हैं, पठन कौशल का अध्ययन करेंगे। और आपका केवल नैतिक शिक्षण करते, जी हाँ दोस्तों भाषा कक्षा में नैतिक शिक्षण भी कर सकते हैं, लेकिन लेखनस अध्यापन करते नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, कथा कथनम यानी बोलना है। कथा कथनम क्या होता है, एक दूसरे के बोलना या सुनना हो सकता है। कथा अगर शिक्षक बोल रहे हैं तो आपके बालक सुनेंगे, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे कि शुद्ध बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ये एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तुम ना सकते, तो आपके भाषा कक्षा में कथा कथन के समय आपका लेखन अध्यापन करते पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न है, निदान परीक्षा, ठीक है, क्रियते, देखिए जो निदानात्मक परीक्षा होती है दोस्तों, ठीक है, निदानात्मक परीक्षा सभी लोग जानते हैं। निदानात्मक परीक्षा क्यों की जाती है, विद्यार्थियों की स्तर को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों की स्तर ज्ञात करने के लिए आपके निदानात्मक परीक्षा की जाती है, ठीक है। ये आपके सीटेट 15 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाजवाब सभी प्रश्न हैं,
जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों को। प्रश्न अगला लाजवाब है, और प्रश्न इसलिए लाजवाब है क्योंकि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है। भाषा मुख्य रूपेण भवति। देखिए, भाषा का मुख्य रूप कौन सा होता है? लेख चित्रात्मकता होता है, लिखिता होता है, दृश्य में होता है, या मौखिक में होता है? तो भाषा मुख्य रूपेण भवति मौखिक में होता है। भाषा मुख्य रूपेण किस पर होती है? आपके मौखिकता में होती है, मौखिक में होती है। सीटेट 15 में और शिक्षक पात्रता परीक्षा ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम। एक शब्द का जो एकस्य शब्दस्य ज्ञानम, एक शब्द जो ज्ञान है, इसका क्या नाम दे सकते हैं दोस्तों? देखिए, एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम तस्य अर्थस्य ज्ञानम। देखिए, एक शब्द का ज्ञान तभी का नाम उसे बोल सकते हैं जब उस शब्द का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। तस्य अर्थस्य ज्ञानम, उस शब्द का जो है अर्थ ज्ञान जरूर होना चाहिए। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम उस तस्य अर्थस्य ज्ञानम हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों को। लाजवाब क्लास है और सभी लोग आप लोग बेहतरीन हैं दोस्तों, बहुत ही अनुभव से परिपक्व हैं आप सभी लोग। हमारे देश के, हमारे स्टेट के आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों। प्रश्न यह है, बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवहारिते अर्थात शिक्षक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यह है। बहुभाषिकता की कक्षा में साधन रूपेण का जो व्यवहार होता है, ठीक है, साधन रूपेण का जो व्यवहार होता है अर्थात शिक्षक, तो शिक्षक के लिए क्या होगा? तो मातृभाषा में अधिगम करना चाहिए। बहुभाषिकता की कक्षा है, उसमें साधन यही होता है दोस्तों, व्यवहारिक जो साधन होता है वही होता है कि मातृभाषा में अधिक से अधिक क्या है, बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, बच्चे को बोलने को मौका दें। मातृभाषा अधिगम कुर्यात, मातृभाषा का अधिगम अधिक से अधिक प्रयोग करें। अगला प्रश्न देख ले हैं, ये भी आपके पूछा गया है आपके संविदा शिक्षक में, जो पहले हुआ था। लगभग आपके 8-9 साल में पेपर होने जा रहे हैं दोस्तों। डिस्ग्राफिया वर्तते। दोस्तों, डिस्ग्राफिया वर्तते बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। डिस्ग्राफिया वर्तते, डिस्ग्राफिया किसको बोला जाता है? कश्चित पाठस्य पठने कठिन को, यानी पाठ पढ़ने में कठिनता को बोला जाता है। लिखित भाषा के बोध भाषागत न्यूनता में बोला जाता है। संख्या बोध या अंक गणितीय न्यूनता में बोला जाता है, या आपके अवधारणा बोधे के संज्ञानात्मक न्यूनता में बोला जाता है। देखिए, न्यूनता 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 नहीं हो सकता है, तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूनता दिया है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन डिस्ग्राफिया वर्तते, ठीक है, कश्चित पाठस्य पठने कठिनम को, किसी भी पाठ को पढ़ने में कठिनता होना बालक में, वही आपकी डिस्ग्राफिया होता है, यानी राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, यानी सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न है आपका, कि प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत। प्रारंभिक स्तर में कुत्र बलम भवेत, कौन से बल हो सकता है दोस्तों? तो देखिए, प्रारंभिक स्तर पर जिस पर बल दिया जाता है वह होता है वाचन और लिखने पर बल देता। प्रारंभिक स्तर नहीं, बच्चे जो होते हैं 1 से लेकर 2 क्लास या 3 क्लास तक के बच्चों में बोलने के लिए और लिखने के लिए सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? व्याकरण कथम पाठनीयम। देखिए, व्याकरण को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, व्याकरण को कथम पाठनीयम, नियम के द्वारा पढ़ते हैं, संदर्भगत अभ्यास के द्वारा पढ़ते हैं, स्पष्ट व्याख्या के रूप या लिखित कार्य के रूप में। देखिए, व्याकरण कथम पाठनीयम वह संदर्भगत अभ्यास है, यानी संदर्भगत अभ्यास के द्वारा पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और अंत में हम आपका एक सूक्ति लेंगे और उस सूक्त से प्रश्न देखेंगे। प्रारंभिक स्तरीय अधिकाधिक भाषा अभ्यास कारणीय येन बलाह लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणाय भयेयु। दोस्तों, प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करने से येन बलाह लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुण भवे। देखिए, प्रारंभिक स्तर में जो बच्चों में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास का कराते हैं अगर, तो बालकों में जो है किस लक्ष्य भाषा का व्यवहार में बालक निपुण हो जाते हैं, किस भाषा में करेंगे। देखिए, प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा का अभ्यास कराते हैं आप लोग, तो बच्चे जो होता है येन बालाय समुचित रूपेण लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुण भवेयु हो जाएगा, यानी समुचित रूप से लक्ष्य भाषा में व्यवहार में निपुण हो जाते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है, और लाजवाब प्रश्न के लिए आप लोग क्या करना है, लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों।
क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम मेहनत करना है, वर्क करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। निम्नलिखितेषु किम समाविष्टम कक्षा संबंधम न। देखिए इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो समविष्ट कक्षा से संबंधित नहीं है। तो जब भी समविष्ट कक्षा की बात की जाती है तो समानुभूत होता है, सहयोग होता है, सहकारिता होता है, लेकिन समविष्ट कक्षा में आपका सिंपैथी नहीं होता है, सहानुभूति नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा संबंध नहीं है आपका समविष्ट कक्षा से, सहानुभूत आपका संबंध नहीं है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते होंगे। चलिए अब आइए बात करेंगे आपके शिक्षक भर्ती के श्लोक ले रहे हैं दोस्तों। ये शिक्षक भर्ती में श्लोक पूछा गया था और एक श्लोक से संबंधित हम आपको प्रश्न भी लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं श्लोक क्या है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभ्युदीर्यते दीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपवक्कम भूमिढिधि। ठीक है, विमूढ़िधि लिखा है। ठीक है, और इस श्लोक से संबंधित प्रश्न लेंगे। जो आपका त्यक्ता लिखा हुआ है इस पद में प्रत्यय कौन सा होगा दोस्तों, जो आपका इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस श्लोक में देखेंगे कि त्यक्ता जो है इस पद में प्रत्यय कौन सा होगा, लेप होगा, कत्ता होगा, त्यज होगा, तुमुन होगा। तो त्या अकत्वा ऐसे भी आपको अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है। प्रश्न यह है प्रदाम पदे उपसर्गम वर्ते। देखिए जो प्रदाम पद है इस पद में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रदाम आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रदाम है, इस पद में जो उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो प्रदाम में क्या उपसर्ग होगा, प्रा उपसर्ग हो जाएगा, प्राय आपका उपसर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे धातु होगा। ठीक है, और आपका प्रत्यय हो सकता है। अगला देखेंगे क्या है। धर्म प्रदाम पदे समासो वर्तते। देखिए धर्म प्रदाम आपका एक शब्द आया यहाँ पे, धर्म प्रदाम लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है। ठीक है, धर्म प्रदाम में कौन सा समास हो जाएगा। ठीक है, प्रदाम जो धर्म प्रदान लिखा है तो उसमें जो प्रदाम है, प्रदाम पदे उपसर्ग में तो आपका प्रा होगा, लेकिन अगर आ गया कि धर्म प्रदाम पदे समास वर्ते, कौन सा समास हो जाएगा, तो धर्म प्रदाम। ठीक है, धर्म प्रदाम मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए द्वंद्व समास तो होगा नहीं क्योंकि दोनों पद आपके प्रधान तो है नहीं है। ठीक है, और आपका अव्ययी भाव भी नहीं हो सकता, ना ही बहुब्री होगा, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नहीं, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे वाचम पदे विभक्ति से आत। देखिए वाचम पद आया, एक वाचम आया था। ठीक है, हर एक लाइन से लेंगे, प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि कहीं से भी आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वाचम पद में विभक्ति कौन सी बोल सकते हैं, तो आपकी ये द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्या है। यो अभ्युदीर्यते पद संधि वर्ते। अब देखिए यो अभ्युदीर्यते लिखा हुआ है, तो कौन सी संधि हो सकती है। देखिए सभी लोग जानते हैं जब आपका ये वाला आ हो जाता है, ठीक है, जब ये वाला आ हो जाता है तो आपको कौन सी संधि हो जाती है, संस्कृत में अच संधि हो जाती है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है। अभ्युदीर्यते पदे कति उपसर्गा संधि। अभ्युदीर्यते में कितने उपसर्ग हैं दोस्तों, कितने उपसर्ग हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, कितने उपसर्ग है, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए पहला तो आपका आ उपसर्ग निकल आता है, अब आ के बाद एक और उपसर्ग निकलेगा, वह कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर अभ्युदीर्यते में 2 उपसर्ग निकलेंगे। और अगला प्रश्न क्या है। परित्यज्य पदे उपसर्ग प्रत्यय उस्तय। देखिए परित्यज्य पद में उपसर्ग निकलने के बाद जो प्रत्यय कौन सा हो सकता है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताना। आपका परित्यज्य आपका पद है, इस पद में आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज बताना है, कौन सा हो सकता है। देखिए परि है तो परि तो उपसर्ग होगा। अब किस ऑप्शन देखिए, पहले में क्या परि, देखिए किसी में नहीं दिया परि। ठीक है, आपके तीसरे ऑप्शन में परि दिया तो आपका तीसरा ही सही हो जाएगा, हमें प्रत्यय देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब अगर प्रत्यय अगर परि अगर किसी और भी ऑप्शन में अदर ऑप्शन में होता तब हमें प्रत्यय देखना पड़ता, तो उपसर्ग परि हो जाएगा और प्रत्यय की बात लेप आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है। पक्वम पदे प्रत्ययम वर्ते। देखिए जो पक्वम एक पद आया है आपके सूक्ति में, उस पद में पक्वम पद में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करें क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और अगले साल हमें एक सरकारी सीट चाहिए दोस्तों, और वो सरकारी सीट जरूर मिलेगी क्योंकि
बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। आप लोगों का सहयोग है कि जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी जायसवाल सर आपको वीडियो ला पा रहे हैं, एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सभी मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न यह है, अपक्वम पदे समासो वर्तते। देखिए अपक्वम जो पद है इस पद में समास कौन होगा। पक्वम में तो जो अगर प्रत्यय पूछ लिया गया तो आप बता दिए कि खत प्रत्यय हो गया, लेकिन अपक्वम पद में समास क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ना आपका उपपद समास होगा, ना द्विगु होगा, ना ही कर्मधारय होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके लाजवाब। इस सूक्ति से हम प्रश्न आए क्योंकि सूक्ति भी आ जाती है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों संस्कृत में, और ऐसी क्लास, इससे बेहतर क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसकी क्लास चाहिए। तो संस्कृत की समाप्त करने के बाद हम आपकी मैथ्स की या अदर आपके इन्वायरमेंट की क्लास जल्द शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अपना टारगेट सिलेक्शन है और अपना टारगेट है आउट ऑफ 120 प्लस सभी मेरे प्यारे कैंडिडेट क्रॉस करें। जितना मेहनत करते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन करना है। यहाँ पे ओबीसी एसटी किसी कैटेगरी में नहीं करूँगा दोस्तों, आपको टोटल सभी के लिए है। नॉर्मल बता रहा हूँ, 120 प्लस आपको करना ही करना है। ठीक है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी, चाहे एसटी एससी, किसी भी व्यक्ति हो। ठीक है, कोई भी भाई बहन हो, इतना आपको टारगेट लेके करना है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आप 150 आउट ऑफ 150 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम। बस दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन में हमेशा अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना रखें। मन हल्का रहता है, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 का हुआ था। और जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं कितनी है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है। देखिए 7,26,26,809 हमारी मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। और मध्य प्रदेश अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 308252 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है,